The court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that exam may be we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 20. बनाए गए थे, 3 संभाग बनाए गए थे उनकी समीक्षा के लिए। क्योंकि मंत्रिमंडलीय उप समिति में संयोजक आपको रखा है, किस प्रकार काम करेंगी और कितने लोग रहेंगे, कब तक रिपोर्ट देगी, मकसद क्या है? मैं अभी कल बनाया है। निश्चित रूप से मैं सभी हमारी समिति के सदस्यों से बैठ के और हम बात करेंगे और हर जगह की समीक्षा लेते हुए, और जो भी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, उसका सीमांकन किस प्रकार से किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से काम किया है, उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करके और उस पर सुधार किया जाएगा, और हमारी समिति की रिपोर्ट जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार को पेश की जाएगी। डिप्टी सीएम साहब, आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के लास्ट मूवमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा पाने के लिए जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था? आपको लगता है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की ओर से कर ली गई थी, प्रशासनिक स्तर पर ढांचा तैयार हो गया? मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेजें खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं हैं और स्टाफ के नाम पे कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और जिले की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जिलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला, विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतने भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहाँ से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे। देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री 4 धाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो। और जो 4 धाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समयों में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूँगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम, जहाँ पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं।
और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है, कि आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। का गठन किया है उप मुख्यमंत्री के संयोजन में, जो कि अशोक गहलोत सरकार के जो लास्ट टाइम में आपने 17 नए जिले बनाए, 3 नए संभाग बनाए, उसका गठन किया, उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट देंगी कि वर्तमान स्थिति में क्या इनकी जरूरत है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से जब से सरकार बनी है, सरकार का पूरा फोकस ये है कि पिछली सरकार के कामों की समीक्षा करें। कभी लास्ट 6 महीने के कामों की समीक्षा हो रही है, कभी नियुक्तियों की समीक्षा हो रही है, कभी पट्टों की समीक्षा हो रही है, अब जिलों की समीक्षा हो रही है, इससे पहले योजनाओं की समीक्षा हो रही थी। हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो खूब समीक्षाएं कराए, लेकिन सरकार का विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये 5 साल में प्रदेश को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इनकी योजनाएं क्या है, कि राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, किस प्रकार की योजनाएं प्रदेश के अंदर बनेगी जिसका लाभ लोगों को मिले। आज जिले जो बने हैं
मैं समझता हूं ये जिले काफी पहले बन जाने चाहिए थे। मैं बॉर्डर पे रहता हूं, पास में हरियाणा प्रदेश है, हर 30 किलोमीटर के बाद में जिले बदल जाते हैं। हमारी तो तहसील नहीं है, उससे छोटे वहां के जिले हैं और वहां की जो गवर्नेंस है वो तुरंत पहुंचती है। आज इतना बड़ा प्रदेश और मात्र 33 जिले थे, आज 50 जिलों की जो संख्या हुई है, मैं समझता हूं इसमें सरकार को आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहिए था कि हम इनकी कोई कमी बेसी रही उसको पूरी करेंगे और कोई जरूरत हुई तो नए जिलों का गठन और करेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मैसेज प्रदेश के अंदर भी जाता है, इनका विजन भी झलकता। बाकी तो इसमें तो ये झलक रहा है कि कहीं ना कहीं भाई पुरानी सरकार ने जो किया है उस पर रोक लगाओ, नए तरीके से उसको करो। आपको लगता है कि वर्तमान में जरूरत थी, क्योंकि चुनाव के अंतिम समय में अशोक गहलोत सरकार ने नए जिलों का गठन किया था और कुछ दूदू ऐसे जिले तो ऐसे जहाँ पर एक ही विधानसभा और जिला बना दिया। देखिए लोकल परिस्थिति क्या है, हेडक्वार्टर से दूरी क्या है, लोकल जनसंख्या क्या है, ये सारे मापदंड हैं। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं दूदू की चर्चा कई बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूदू से भी छोटे जिले देश के अंदर आपको देखने के अंदर मिल जाएंगे। कई तो अपने जिलों से के बराबर के तो राज्य हैं, पर जितना छोटा अगर हमारा जिले तहसील, हमने ग्राम पंचायतें बनाई, नई पंचायत समितियां बनाई, हमने नगर पालिकाएं बनाई, हमने नई तहसील नए जिले इसलिए बनाए ताकि लोगों के पास गवर्नेंस जल्दी पहुंचे, उनको फायदा मिले, लोगों को परेशानी नहीं हो। काफी दूरियां तय करके लोगों को जाना पड़ता है हेडक्वार्टर्स पे, तो ये सुविधाएं नजदीक मिले। इससे अलावा देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। अभी का जो मौसम का स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है वो आज भी जारी रहेगी। और जो कोर जोन है मॉनसून का, हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे। और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगी, यानी 13, 14, 15 तारीख को। और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया के, यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य में, और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हीट वेव का अलर्ट तो रहेगा, मगर जैसे गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में सीवियरिटी भी रहेगा, मगर कम रीजन में कम इंटेंसिटी के साथ। इसीलिए हम ऑरेंज अलर्ट के साथ जाएंगे पंजाब, हरियाणा को 4 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सा कम करेंगे, येलो अलर्ट में जाएंगे। और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल भी 1 से 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्लीज आने की संभावना है, एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा
कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट। देखिए, आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक केंद्र सरकार द्वारा एक झूठे केस में फंसाए गए हैं और उसकी वजह से आज तिहाड़ जेल में हैं, उनसे मिलने आई थी। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है, और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें, और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी और मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित थे? उनकी चिंता दिल्ली के लोगों की है, दिल्ली के लोगों के कामों की है, और इसीलिए उन्होंने बुलाया मुझे और सारी खासकर पानी और बिजली के बारे में पूछा। 2 दिन पहले जो यूपी में आग लगने की वजह से बिजली गई थी दिल्ली के कई हिस्सों में, उसके बारे में भी पूछा। उसके बारे में भी कहा है कि तुरंत सब अधिकारियों के साथ बैठकर ये फिर से समस्या ना हो सके। सो पीयूष, कैसे देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप में अभी, मतलब इंडिया प्लेइंग वेल? देखिए, जैसा अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और न्यूयॉर्क की पिच जो हमने देखी बहुत डाइसी थी, उस पिच पे जिस तरीके से इंडिया ने शुरू किया और 3 में 3 मैच जीत गए, तो वेरी गुड चांसेस। स्पिनर्स का परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं हमारे? देखिए, अभी वहाँ न्यूयॉर्क में तो स्पिनर्स की इतनी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन जब आप सेकेंड लेग में जाएंगे इसके सुपर 8 के लिए, तो वेस्ट इंडीज में देखा स्पिनर्स का रोल काफी रहा है, तो अभी जो स्पिनर्स हैं हमारे वो प्ले में आएंगे। सो कुलदीप एंड युजवेंद्र, ये कॉम्बिनेशन वुड बी आइडियल आपके लिए? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओनली वन विल प्ले, and I think Kuldeep will be the first preference because what he has done in the last 1.5 year, because you have Akshar, you have Jadeja who can give you that batting depth as well, so I feel Kuldeep will get the picture in. ओवरऑल थॉट्स ऑन सच अ ट्रिकी विकेट इन न्यूयॉर्क? गेम के लिए अच्छा था, टूर्नामेंट के लिए अच्छा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज में तो 200 नहीं है। जिस तरीके से परिवारवादी कहा, देखिए, ये परिवारवादी राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी कहीं न कहीं जनता ने इनको नकारा है और ये डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे परिवारवादी, जिसका एक बेटा विधानसभा में नेता, विधान परिषद में माता और लोकसभा में उसकी बहन, गहराया हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ट्वीट करके काफी गंभीर आरोप लगाए हैं राज्यपाल पर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है?
दिल्ली में जितना पानी दूसरे राज्यों से आता है उतना पानी उनको मिल ही रहा है, प्लस उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस दौरान दिया जा रहा है। लेकिन जिन पाइप को आपने 9-10 साल में एक बार मरम्मत नहीं कराया, जिन पाइप से लीक हो रहे हैं, जिन पाइप में गटर के पानी मिल रहे हैं, उसका ठीकरा आप दूसरे पे कैसे फोड़ सकते हो? 15 साल कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है। इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। आपको शराब घोटाला करने में दुनिया भर की बुद्धि लगा लेते हो। व्हाट्सएप पे आप 100-100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हो बातचीत करके। लेकिन आतिशी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब एलजी भी कह रहे हैं बार बार, माननीय कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दिल्ली वालों को पानी दो, तो दिल्ली को पानी देने की बात करना आपको गाली लगती है? दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन देने की बात आपको गाली लगती है? इसका मतलब